हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी मुलाकात हुई है। उनके घर में, डीवाई चंद्रचूड़ के घर में ये मुलाकात हुई है। उसके बाद इसकी जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उसके बाद एक विवाद लगातार सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है इस बात को लेकर। आप इस मुलाकात के क्या मायने मानते हैं? अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलना, ज़ाहिर तौर से वो प्रचार करने भी आएंगे, इससे आम आदमी पार्टी की स्थिति में क्या परिवर्तन हो सकता है? अगर वो प्रचार के लिए आते हैं तो हल्का सा मत प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है, और वो भी कुछ सीटों पे। राहुल गांधी को लेके जिस तरह राहुल गांधी ने बयान दिया यूएस में, उसके बाद धर्मेंद्र मरवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने जिस तरह से धमकी दी है राहुल गांधी को, इस सारा जो घटनाक्रम है, इसका सिख भाईचारे में क्या असर हरियाणा में खास तौर पे पड़ सकता है? मुझे सीधा सीधा लगता है कि ये एक संकीर्ण स्वार्थ के लिए अवसरवादिता का प्रयोग करना और इस प्रकार का एक घृणापूर्ण बयान किसी भी राजनीतिक विरोधी के लिए ये निंदनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक और ऐसा बयान है जो शायद हरियाणा में उनको थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा। प्राइम एशिया टीवी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरसिमरन कौर एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ प्रोग्राम प्राइम हरियाणा। देश की सियासत में आज बहुत बड़ी घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी हरियाणा की जो चुनाव है, हरियाणा के चुनाव पे कितना असर हो सकता है या आम आदमी पार्टी की स्थिति में कितना परिवर्तन हो सकता है, आज उस बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे सीनियर पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु जी। सिंधु साहब, स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार। सिंधु साहब, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि आज अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल गई है, वो जेल से बाहर भी आ गए हैं, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, पर हरियाणा की सियासत में इसका क्या असर पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल का बाहर आना? क्योंकि हरियाणा और दिल्ली दोनों में ही जो चुनाव होने हैं, हरियाणा में तो डेट डिक्लेयर हो गई है, पर दिल्ली में अभी समय काफ़ी बाकी है। हरियाणा की सियासत, जिस तरह आपने कल भी जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत अच्छा ग्राफ या बहुत ही अच्छी स्थिति इस समय हरियाणा में नज़र नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलना, ज़ाहिर तौर से वो प्रचार करने भी आएंगे, इससे आम आदमी पार्टी की स्थिति में क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए सिमरन जी, जहाँ तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसका सभी को मालूम है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 2019 के चुनाव में जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहा और जितना मत प्रतिशत उनको मिला वो नोटा से भी कम था। हालांकि आम आदमी पार्टी बहुत समय से ये प्रयास कर रही थी कि वो दिल्ली के बाद हरियाणा में अपना जो जनाधार बढ़ा सके, राजस्थान में बढ़ा सके। उनको सफलता पंजाब में मिल गई जी, लेकिन हरियाणा में उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई। और अब भी वो अगर हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो अपनी एक पार्टी का जो एक क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अनिवार्यता है एक मत प्रतिशत की, जो चुनाव आयोग की निर्धारित अनिवार्यता होती है, उसको पूरा करने के लिए उनको ये चुनाव में उतरना ही था और सभी 90 के 90 सीटों पे उतरना था। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा जनाधार कहीं दिखाई नहीं दिया। और अभी भी चुनाव में उनके जितने भी प्रत्याशी उतारे गए हैं तो वो अधिकतर उनके ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद बहुत सीमित लोग जानते हैं। ऐसे कोई बड़े लीडर, बड़े चेहरे नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी में कोई विशेष अंतर आने वाला है इन चुनाव को लेके। ठीक है कि केजरीवाल को जमानत मिली है, आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए ये खुशी की बात है, और बाकी निर्णय तो अभी अदालत करेगी। लेकिन अगर वो प्रचार के लिए आते हैं तो हल्का सा मत प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है, और वो भी कुछ सीटों पे। ये नहीं कि सभी सीटों पे इतना प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत इस
जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो सभाएं करेंगे, उस पर हल्का कोई प्रभाव हो सकता है। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा इसका प्रभाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी पे होने वाला। जी, जिस तरह कल राघव चड्ढा होरी प्रचार जब वो कर रहे थे एक जनसभा के दौरान, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के एक तरफ दिल्ली लगता है और एक तरफ पंजाब, दोनों में ही हमारी सरकारें हैं। अगर हरियाणा में हमारी सरकार बन जाती है तो ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार होगी। उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? देखिए, ये लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात कहना होती है लोकतंत्र में, और वो राजनीतिक लोग हैं और वो राजनीतिक संभावनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक संभावनाएं या लोगों के लिए नई अपेक्षाएं जगाने का काम करती रही है, और उन्होंने पंजाब में किया भी है। पंजाब में जिस तरह से उनकी सरकार बनी थी, जो परंपरागत राजनीति पंजाब में चल रही थी, जिसमें अकाली राजनीति और जो कांग्रेस की राजनीति है उसके समानांतर इन्होंने जो मांग की थी, एक मौका हमें भी दो, वो पंजाब में एक परिवर्तन की बात थी, तो वो मौका वहाँ मिल गया। लेकिन हरियाणा में इनकी स्वीकार्यता अभी नहीं बनी है, और मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के जो भी आदर्श हैं या जो भी सिद्धांत हैं या जो उनकी विचारधारा है। मूलतः अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये एक एडहॉक पार्टी है। इसमें अभी जो सांगठनिक संरचना होती है एक पार्टी की, तो वो अभी इसमें मिसिंग है। तो जहाँ तक इनकी विचारधारा का सवाल है, वो हरियाणा में कितनी स्वीकार होती है वो समय तय करेगा। लेकिन वो राजनीतिक लोग हैं, उनका काम है बयान करना और बयान देना, तो उन्होंने उसी तरह से एक बयान दिया है। और राघव चड्ढा तो अगर पंजाब में जाके अगर वो बयान दें तो शायद वहाँ उनको ज़्यादा उत्तर देने पड़ेंगे, जो शायद अभी हरियाणा में नहीं देने पड़ते। जी, इतना और आम आदमी पार्टी तो लगातार ये क्लेम करती है कि हमारी सबसे डिसिप्लिन पार्टी है और सबसे अनुशासित हमारा संगठन है। किसी तरह की कोई बगावत ना आपने दिल्ली में देखी होगी, ना आपने पंजाब में किसी तरह की कोई बगावत देखी होगी। देखिए जी, कभी जब शुरू में भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो राजनीतिक दल थे वो सभी लोग अनुशासन की बात करते थे। आम आदमी पार्टी को तो अभी जुम्मा 10-12 साल हुए हैं राजनीतिक तौर पे यहाँ आए हुए। अभी से अनुशासन की बात करनी और कट्टर ईमानदारी की जो बात करते थे, और पंजाब में कितनी कट्टर ईमानदारी हुई है वो आप भी अच्छे से जानते हैं। आप पंजाब को कवर करते रहे हैं, आप जानते ही हैं कि पंजाब में आज क्या स्थितियाँ हैं। तो इस तरह की बातें कहना ये राजनीतिक तौर पे ठीक है, लेकिन इसके परिणाम समय आने पे पता लगते हैं। और अनुशासन की जहाँ तक बात आती है, तो ये कह देना कि हमारी अनुशासनिक पार्टी है, हमारे यहाँ बहुत अनुशासन है, तो अधिक अनुशासन होने का मतलब है कि लोकतंत्र का ख़त्म होना। जी, जो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, या लोगों को एक बोलने की जो सुविधा होगी, अपने विचार प्रकट करने की सुविधा, सहमत असहमत होने की सुविधा होगी, वो उसका ख़त्म होना भी इसमें शामिल होता है। जी, तो और इसको कहा जा सकता है कि एक तरह से अगर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनुशासन है, कट्टर ईमानदार है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से डिक्टेटरशिप की मॉडल भी हो सकता है। जी, है ना? तो जहाँ तक लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, वहाँ थोड़ा खुला और विस्तृत दृष्टिकोण होना आवश्यक है। अनुशासन अपनी जगह है, लेकिन वो जिस तरह से तंज कर रहे हैं और जिस तरह से वो तुलना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई अभी उचित तुलना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो यूँ कह लीजिए कि जो अतीत है, अन्य राजनीतिक दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसका जो अतीत है वो इतना लंबा है कि अभी उसके अगर तुलना करी जाए तो आम आदमी पार्टी अभी तो बिल्कुल ही उसको चलना सीखना है, ऐसा कहा जा सकता है। जी, हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो इसमें 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पे सिख भाईचारे का ज़्यादा अच्छा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। 9 से 10 सीटें सिख भाईचारा इन्फ्लुएंस करता है। हाल ही में राहुल गांधी को लेके जिस तरह राहुल गांधी ने बयान दिया यूएस में, उसके बाद तरविंदर मरवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने जिस तरह से धमकी दी है राहुल गांधी को, इस सारा जो घटनाक्रम है इसका सिख भाईचारे में क्या असर हरियाणा में खास तौर पे पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक तरविंदर मरवाहा के बयान का सवाल है, जो उन्होंने बयान दिया है तरविंदर मरवाहा ने, अगर कोई समझना चाहे तो सिख रहत मर्यादा का जो एक नियम है सिख पंथ में, तरविंदर मरवाहा ने उसका घोर उल्लंघन किया है।
और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो बयान बहुत निंदनीय है, क्योंकि सिख पंथ और सिख धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, सबसे पहले उसमें करुणा है, दया है, परोपकार है, सरबत दा भला, ये उनका मूल है। और वहाँ अगर मैं एक आपको रेफरेंस दूँ तो दशम पिता ने गुरु गोविंद सिंह जी ने जी जो जफरनामा लिखा, उसमें जो औरंगजेब को उन्होंने जफरनामा लिखा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी को वो सुन लेना चाहिए जी क्योंकि पढ़ने में तो वो फारसी में लिखा गया था, जी लेकिन वो अगर सुन लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि सिख मर्यादाएं क्या हैं और किसी को भी दुश्मन नहीं समझा जाता। और अगर युद्ध के मैदान में भी अगर दुश्मन के सैनिक भी हैं तो उन पे भी किसी नियम के तहत ही आक्रमण होगा और उन नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता। ये सिक्खी का एक बड़ा असूल है। जी और वो किसी एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए, एक संकीर्ण सा राजनीतिक स्वार्थ, अब आप देखिए त्रिवेंद्र मारवा जो हैं वो दूसरी विधानसभा जब दिल्ली में बनी 1998 में जी उसके पहले बार सदस्य बने, दूसरी तीसरी और चौथी सभा में 3 बार वो सदस्य रहे, लेकिन 2022 आते आते तक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उनको अवसर लगने लगे किसी और विचारधारा में, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और अब भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से वो ये बयान दे रहे हैं, तो मुझे सीधा सीधा लगता है कि ये एक संकीर्ण स्वार्थ के लिए अवसरवादिता का प्रयोग करना और इस प्रकार का एक घृणापूर्ण बयान किसी भी राजनीतिक विरोधी के लिए ये निंदनीय है। और मुझे लगता है कि उनको पूरे इस पे चिंतन करना चाहिए और पार्टी को इस पे अंकुश लगाना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिख मर्यादाओं का एक तरह से उन्होंने उल्लंघन किया है। जी और इसमें अगर कहें कि सिख भाईचारा जो हरियाणा का है, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के जितने भी सिख धर्म को मानने वाले हैं, उनकी जो भूमिका है वो किसान आंदोलन में हमने देखी है। और किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने जिस त्याग का, जिस सद्भाव का परिचय दिया है, जिस भाईचारे को उन्होंने सुदृढ़ किया है, वो अद्भुत है। जी तो हरियाणा का सिख मुझे नहीं लगता कि त्रिवेंद्र मारवा के उस एक बयान से सहमत होगा। और इनकी अपनी पहचान हरियाणा की सिख भाईचारे में एक अलग पहचान हमेशा से इनकी बनी रही है और इनका सम्मान हरियाणा के अन्य वर्गों में उसी प्रकार बना हुआ है जिस प्रकार पंजाब के सिखों का बना रहा। जी और ये जो एक सामाजिक सांझ बनी है सिखों की, जो पंजाब के सिख हैं, हरियाणा में जो सिख हैं और हरियाणा के जो अन्य वर्ग हैं, इसी प्रकार राजस्थान है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का सब जानते हैं जी लेकिन फिर भी ये संयम नहीं खोते, सब्र नहीं खोते जी और किसी के प्रति इतनी घृणा या इस प्रकार का जो द्वेष है, इतनी नफरत नहीं रखते। तो ये मुझे लगता है कि इसका हरियाणा के सिख जो हैं बिल्कुल अलग रहेंगे और इस प्रकार की विचारधारा को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। और इसका ठीक है कि त्रिवेंद्र मारवा को कोई तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक और ऐसा बयान है जो शायद हरियाणा में उनको थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जी भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली चुनावी रैली करने कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। हरियाणा में जो उत्तरी नॉर्थ हरियाणा है, जो उसकी चोन क्यों की गई भाजपा की तरफ से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली चुनाव रैली नॉर्थ हरियाणा में ही क्यों करने जा रहे हैं? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? देखिए, आप देखेंगे कि हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन किया गया। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री को हटा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाया गया और नायब सिंह सैनी वही उत्तरी हरियाणा से आते हैं जो कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरी हरियाणा एक तरह से एक ऐसा हिस्सा है हरियाणा का
जहाँ लोगों में विरोध तो है, लेकिन वो इतने मुखर नहीं हैं, वो इतने वोकल नहीं हैं, जी। उसको जब बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करते, और वो निर्णय करते हैं अपने समय के अनुसार। तो दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे कुरुक्षेत्र है, अम्बाला जिला है और यमुनानगर जिला, ये महत्वपूर्ण जिले भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, साथ लगता करनाल जिला भी। तो उन्होंने इन 4 जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का चुनाव किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछड़ा वर्ग के चेहरे को आगे मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया हरियाणा में, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो उनके शासनकाल में तो पर्चियों से मुख्यमंत्री निकलते हैं जी। और चुनाव से पहले कभी मुख्यमंत्री का चेहरा वो डिक्लेयर नहीं करते। जी। लेकिन अब की बार उन्होंने इस चेहरे को डिक्लेयर किया और उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री होने का दावा कर दिया, जबकि चुनाव अभी हुआ नहीं और चुनाव में क्या परिणाम होंगे अभी पता नहीं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो सीटें जहाँ उनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, जहाँ उनकी संभावनाएं उनको ज़्यादा लगती हैं, और इस खित्ते में, इस क्षेत्र में उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा सीटें पे वो जीत हासिल या सफलता पा सकते हैं, तो शायद इस रणनीति के तहत उन्होंने इस चीज़ का चुनाव किया है। क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन का प्रभाव हरियाणा में बहुत गहरा है, महिला अस्मिता का प्रभाव बहुत गहरा है, उसके बाद बेरोजगारी का प्रभाव बहुत गहरा है जी। और लेकिन ये एरिया जो है, ये इलाका एक तरह से समृद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पानी की बहुतायत होने की वजह से और जो इसको बेल्ट, राइस बेल्ट बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ये समझा जाता है कि उस तरह से लोग उतनी ज़्यादा विरोध या इतना मुखर विरोध नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की संभावनाएं सोच के उन्होंने इस कुरुक्षेत्र को चुना होगा, और क्योंकि वो चाहते हैं कि एक संदेश देना और एक ऐसी जगह से वो अपना फुटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा में जब पहली उन्होंने रैली की थी, तो जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे जब उन्होंने ऐलान किया था, तो उसके तुरंत बाद एक रैली की गई थी महेंद्रगढ़ में, जिसे पिछड़ा वर्ग सम्मान रैली, जो गृह मंत्री अमित शाह जिसको संबोधन किया था। और उसके बाद उनको लगा कि शायद उनके जो आंतरिक सर्वे हैं उनमें जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनको लगा कि हरियाणा में ऐसे कुछ स्थान हो सकते हैं जहां से वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दें, तो उनको शायद ज़्यादा अच्छा वहाँ से सफलता मिल सके। जी। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की कोई एक रणनीति है जिसके तहत इन्होंने किया। जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, अगला सवाल मेरा उनसे ही जुड़ा हुआ है। हरियाणा की सियासत से ज़रूर अलग है ये सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनकी मुलाकात हुई है। उनके घर में, DY चंद्रचूड़ के घर में ये मुलाकात हुई है। उसके बाद इसकी जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उसके बाद एक विवाद लगातार सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है इस बात को लेकर। आप इस मुलाकात के क्या मायने मानते हैं? देखिए, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, संविधान के अनुरूप इन दोनों की अपनी सीमाएं तय हैं, और पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जी। और न्यायाधीश, न्यायपालिका में जो भी न्यायाधीश हैं, वो अक्सर जो सामान्य समारोह होते हैं और जो सरकार द्वारा बनाए हुए किए गए समारोह होते हैं उनमें नहीं जाते। और ये इसलिए है कि न्याय की जो एक भावना है, जो एक सिद्धांत है निष्पक्षता का, उसको बनाए रखने के लिए कि किसी पक्ष में वो नहीं है, किसी प्रभाव में वो नहीं है, इसको बनाए रखने के लिए ये आवश्यक मर्यादा भी कहा जा सकता है कि न्यायपालिका की रहती। अब इस स्थिति में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि प्रधान, और ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, अब प्रधानमंत्री का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ जाना और वो उस एक धार्मिक उपक्रम में शामिल होना,
उनके घर पे जाके उसमें शामिल होना, तो इसमें सवाल कई तरह के हैं कि क्या उनको निमंत्रण मिला था या उन्होंने आग्रह किया था आने का, और किया था तो न्यायाधीश को उसको समझना चाहिए था, या उनको निमंत्रण मिला था तो भी वो क्यों कैसे दिया गया। जी। तो इस जो मुद्दे में ज़्यादातर तो जो विशेषज्ञ हैं, कानून के विशेषज्ञ, जो बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, वकील हैं, या हाई कोर्ट के वकील हैं, या न्यायाधीश हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप में इसका मायना देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कोई अभी इन परिस्थितियों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का राजनीतिक फ़ायदा उनको मिले, क्योंकि चुनाव अभी हरियाणा में हैं, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, और अगले महीने चुनाव महाराष्ट्र में भी होने जा रहे हैं और झारखंड में भी होंगे। तो जो स्थितियां अभी दिखाई दे रही धरातल पे और जिस तरह की बातें, जानकारियां मीडिया में चल रही हैं, उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हों अपनी सफलताओं को लेके, और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कोई संदेश ऐसा देना चाहती है मतदाताओं में या आने वाले समय के अलग अलग जो वर्ग हैं। तो इसको वैसे अगर माना जाए, राजनीतिक हलकों में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने इस पे आपत्ति जताई है, तो इसको कह सकते हैं कि ये विवाद का एक ऐसी घटना है जो शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए उस प्रकार से सार्थक ना मानी जाए जी। जैसे विगत में होता रहा। और मुझे ये लगता है कि जो मर्यादाएं संविधान के तहत तय की गई हैं उनका पालन सभी को करना चाहिए, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हो, भले ही कोई अन्य पद हो जी। और क्योंकि संविधान के द्वारा देश चलता है, और संविधान की मर्यादा और संविधान के जो नियम हैं मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े होते हैं देश के लिए और देश की व्यवस्था के लिए। व्यक्तिगत अगर किसी का कोई ऐसा आयोजन है तो उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जी। और अगर वो गए थे तो वो चले जाते, और जाने का अधिकार है हर किसी को, एक दूसरे से सद्भाव के लिए किसी से मिलने का अधिकार है इस देश में। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन पे सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं जी। और इसकी वजह से उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अब वो बड़े निर्णय हैं, अब किस तरह हुए उन सवालों के जवाब तो वही लोग देंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। थैंक यू। प्रोग्राम प्राइम हरियाणा में फ़िलहाल इतना ही। मुझे हरसिमरन कौर को दे इजाज़त। देखते रहें प्राइम एशिया टीवी, आपका अपना, आपके लिए।